नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज से आपके लिए मॉडल टेस्ट सीरीज लेके आया हूं, जिसका मैं आज पहला चैप्टर कराने जा रहा हूं। इसको आप मॉक टेस्ट भी समझ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन जीके जीएस का कराऊंगा, जो एग्ज़ाम में आने का इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगा, आने का संभावना इसका ज़्यादा रहेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आने वाला है BSSC में। तो आज मैं BSSC को लेकर ही ये लाया हूँ। तो चलिए आज शुरुआत करता हूँ मैं इसका। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। क्या होगा? शेरशाह सूरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में कुछ जान लीजिए। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलवाया था। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है। और शेरशाह सूरी ने उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है। और इसका एक और पॉइंट है, शेरशाह सूरी कन्नौज या बिलीग्रामी के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह ने सूर्यवंश की स्थापना किया था। तो ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया था, ये तो पता चल गया। और बिलीग्रामी और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। क्या कह रहा है? यू कैन विन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका जो लेखक थे वो शिव खेरा थे। क्या थे? शिव खेरा इसके लेखक थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। और देख लीजिए, शिव खेरा जो हैं एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता हैं। और शिव खेरा ने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना भी किया है। और जो संदीप माहेश्वरी भारत के सार्वजनिक वक्ता, प्रसिद्ध फोटोग्राफर और उद्यमी हैं। ठीक है। उनसे मिलता जुलता मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ। दीपक कर्माकर एक भारतीय जिम्नास्ट हैं। ठीक है। और दीपक कर्माकर ने द स्मॉल वंडर पुस्तक दीपक कर्माकर की आत्मकथा भी अपना खुद लिखा है। ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर ब्लैंक्स राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है? यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर डैश राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। आंसर डी इज करेक्ट। इसको तो पता ही है, विश्व धरोहर स्थल। इसमें जो फेमस जगह या संस्कृति या विविधता रहता है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो ठीक है। तो ये जो शोल मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है, जिसको यूनेस्को में अपना दर्जा दिया गया है। और इससे मिलता जुलता एक और मैं आपको बता जा रहा हूँ। महाबलीपुरम के शोर मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है। इसे सख्त पैगोरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करती हैं।
तो भारतीय संविधान 3 प्रकार की निधियां प्रदान करती है। क्या? 3 प्रकार की। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अब जान लीजिए वो 3 प्रकार कौन कौन है। तो पहला है आपका संचित निधि। क्या है? संचित निधि। और दूसरा है भारत का लोक लेखा। और तीसरा हो गया भारत का आकस्मिक निधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। इसे क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ भी है और आगे आने वाला परीक्षा में भी इसमें आने का संभावना बना हुआ है। तो देखिए, जो संचित निधि है इसको अनुच्छेद 266 में रखा गया है। और संचित निधि में सभी प्राप्तियां उधार ली जाती है और भुगतान जमा किए जाते हैं। ठीक है। और 266(2) का क्या है? 266(2) का लोक लेखा से संबंधित है। ठीक है। और 267 में आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहता है। ठीक है। और जो समय समय पड़ने पर इसे आकस्मिक कार्यों के लिए इसमें से पैसा या फंड वगैरह निकाला जाता है। तो आपको पता चल गया, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 तरह की निधियां प्रदान करती है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि। संचित निधि 266 में और आकस्मिक निधि 267 में और बच गया जो लोक लेखा 266 का 2 में। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए किया जाता है? तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है? इसका आंसर आपका रिफाइनरी उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफाइनरी उत्पाद, ऑप्शन डी। समझ गए? ये भारत में जो 8 आधारभूत उद्योग के उसका लिस्ट है उसमें रिफाइनरी उत्पाद का गणना किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का नदी से है। बताइए, क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नर्मदा हो जाएगा, बी। ये एक ऐसी नदी है जो पूर्व की ओर नहीं बहती है। बाकी देख लीजिए, कृष्णा भी पूर्व की ओर बहती है, गोदावरी भी पूर्व की ओर बहती है, कावेरी भी पूर्व की ओर बहती है। ठीक है। तो नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। जो नर्मदा नदी है पूर्व की ओर नहीं बहती है और जो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा है सब पूर्व की ओर बहती है। तो नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। पहला क्या है याद रखिएगा, नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है और ये गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ से? गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में। और सरदार सरोवर बांध जो है, सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर ही है। और इसकी जो सबसे सहायक नदी है वो तवा नदी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? जब नया लोकसभा निर्वाचित होता है, जैसे हाल फिलहाल में जो चुनाव हम लोग का होने वाला है 2024 का, उसमें जब नया लोकसभा का जिस दिन निर्माण होगा उसमें जो वर्तमान लोकसभा है, अभी जो लोकसभा है, तो वो ऐसा सिचुएशन में कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? लेमडेक। क्या करेंगे? लेमडक। याद रखिएगा, लेमडक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र और नई लोकसभा के निर्वाचित होने के उपरांत, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लेमडक का प्रयोग करेंगे। और लोकसभा से रिलेटेड कुछ मैं आपको टर्म बता देना चाह रहा हूँ।
तो चलिए देखते हैं। लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये लेमडक तो जान गए, जब नया निर्वाचन क्षेत्र वगैरह और जो वर्तमान में अंतिम शर्त होते हैं उसको लेमडक कहते हैं। और प्रोटेम एक इसी तरह से लेमडक के जैसा ही प्रोटेम है। प्रोटेम क्या कहता है? प्रोटेम ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व अस्थायी अध्यक्ष को दायित्व संभालता है। ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर को जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति और राज्य का गवर्नर करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति और राज्य का गवर्नर। चलिए, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला आइए। अगला क्या कह रहा है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह तो आपको पता ही होगा। नागरहोल कहाँ है? यह है कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका, डी। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटका। कर्नाटका के मैसूर में है। ठीक है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कोई पूछ दे कि इसका एक और नाम क्या है तो आप क्या बोलिएगा? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम है। और इसको 1988 में गवर्नर जनरल वारेन 1988 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो आपको पता ही होगा, वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग थे। ये हो गया, पहले से भी टिक लगा हुआ है। ठीक, चलिए, और इससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वह 1772 से 1785 ईस्वी तक था। 1783 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता के प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी अदालत की स्थापना भी किया था। और इसने कलकत्ता मदरसा की भी स्थापना किया था। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। अब वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 तथा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780-84 में हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉलिटी से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 161 के अनुसार लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है, 161 नहीं, सॉरी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट मिलता जुलता जो फैक्ट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व से है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महानुवादी के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला ए ऑप्शन है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग से एक अभिन्न अंग रहा है। दूसरा कह रहा है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तीसरा कह रहा है, यह त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। चौथा कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको, इसका क्या आंसर होना चाहिए? बताइए। पंचायती राज व्यवस्था तो आप लोग पढ़े ही हैं। मैंने आपको जो क्या कह रहा था, जो मैं आपको पिछला वीडियो में जो संविधान का जो भाग बताया उसमें मैंने इस पर जिक्र भी किया था, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बी, ये जो बी है स्टेटमेंट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। ठीक है, ये जो अधिनियम था ये आपको 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है, ना कि 15 अगस्त, और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, और जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ उसमें इसको त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था भी अपनाई गई इसी के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था, बताइए। जो ग्रामीण विकास के तहत गांव के जो वैज्ञानिक खेती के लिए कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाया गया था, कहने का मतलब प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा योजना अपनाया गया था, बी। और बी क्या कह रहा है, बी आपका कह रहा है मेरा गांव मेरा गौरव, यही नाम से एक योजना लाया गया था जिसके तहत ग्रामीण विकास और वहाँ के जो खेती वगैरह उसमें डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, बताइए। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, तो ये भारत दुनिया में भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% भाग है। मतलब जितना में पूरा दुनिया है भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल एरिया है, उतना में भारत का अगर टोटल परसेंटेज निकाला जाए तो वो 2% है। कितना है, 2%। और भारत का क्षेत्रफल देख लीजिए कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। कितना है, 32 लाख 32,87,263। और इसके बारे में जान लीजिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया है। ठीक है, और भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5% है। और भौगोलिक के अनुसार 2% है, और जनसंख्या के अनुसार भारत पूरे विश्व का 17.5% है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो टू लाइफ पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं, काफ़ी चर्चित रहे हैं ये विक्रम सेठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी है, अफ्रीका देश में जो जाम्बिया है वो किसकी राजधानी है, बताइए। राजधानी से क्वेश्चन आ गया है, तो ये आपका लुसाका की राजधानी है। कहाँ की, लुसाका। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। और बता देता हूँ मैं इससे रिलेटेड मिलता जुलता इम्पोर्टेंट फैक्ट, हरारे जिम्बाब्वे देश की राजधानी है, डकार सिग्नल देश की राजधानी है, बमाको माली देश की राजधानी है। क्या क्या, हरारे की राजधानी, हरारे जिम्बाब्वे देश की राजधानी है, डकार सेनेगल देश की राजधानी है, बमाको माली देश की राजधानी है। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मैथ का भी क्वेश्चन है मैं उसको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं जीके जीएस के लिए स्पेशली आया हूँ। तो देखिए, इक्यावन आ जाइए। कितना, 51, 50 साइंस का क्वेश्चन है। कितना, 51 में आ जाइए। 51 क्या कह रहा है, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था, कब लड़ा गया था बताइए। तो ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। आंसर सी। ठीक है, और देख लीजिए इसमें कन्नौज या बिलीग्राम में युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। शेर शाह और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ कन्नौज, या कन्नौज को बिलीग्राम कहते हैं, उसमें हुमायूं को शिकस्त मिला। ठीक है, और प्रथम अफगान वंशीय साम्राज्य लोदी वंश था, ये भी याद रखिएगा। और शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले में हो गया था। ठीक है, कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुआ था। सॉरी, कलिंजर के किले में नहीं हुआ था, कलिंजर पर जब ये फतह हासिल करना चाहता था तो उसी के दौरान इसको मृत्यु हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आ गया? नेशनल डे से क्वेश्चन आया है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 14 दिसंबर को आंसर मनाया जाता है और आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि नहीं है। वैसा समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि नहीं है, बताइए क्या होना चाहिए आंसर? तो वो क्या है? सारगैसो सागर है। कौन सागर है? सारगैसो सागर। आंसर आंसर सी, सारगैसो सागर। ठीक है। और सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी कहने का मीन्स फ्रंटियर गांधी, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तो ये मुस्लिम क्रांतिकारी कहिए, नेता कहिए, जो कि देश के हमारे आज़ाद करने में काफ़ी इनकी अहम भूमिका थी। ये एकमात्र पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिसका इनको फांसी लगा था। क्या लगा था? फांसी लगा था। पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको फांसी लगा था। क्या इनका नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 में आ जाइए। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विश्व घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो दो जगह है, मतलब ये इस महाद्वीप में जो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में जो दो जगह है, अर्जेंटीना और उरुग्वे, काफ़ी पॉपुलर जगह, आप लोग तो नाम सुने ही होंगे इससे पहले। तो यहाँ पे एक घास मैदान है, उस घास मैदान को कौन सा नाम से जाना जाता है बताइए? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, पंपाज, पेरियाज, पेरिज, वेल्ड, सवाना, ये चारों घास के मैदान से क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार आता ही आता है। तो इसका दक्षिण अफ्रीका जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, ये क्या हो जाएगा आपका? जैसा टिक लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये पंपाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंपाज। ठीक है, समझ रहे हैं? और वेल्ड हो गया, ये कहाँ का हो गया? वेल्ड हो गया दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अब प्रेरिज कहाँ का हो गया? उत्तरी अमेरिका। और सवाना कहाँ का हो गया? सवाना आपका अफ्रीका महादेश का हो गया, सवाना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है लैटिन अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? बताइए। तो ये ब्राज़ील का घनत्व न्यूनतम है, मतलब इसका पॉपुलेशन डेंसिटी निम्नतम है लैटिन अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 1857 तक भारत के मुगलों सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। जब 1857 रिवोल्ट हुआ था तो मुगल सम्राट 200 वर्ष तब तक भारत में रह चुका था। तो बताइए कहाँ रह चुका था? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। डी मीन्स लाल किला। ठीक है। और लाल किला पता ही है किसने बनवाया था? तो जो शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी पर शाहजहांबाद की नींव डाली थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे हुए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए। देखिए ये इकोनॉमिक्स से पहला क्वेश्चन हम लोग को मिला है, समझिए क्वेश्चन को। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए। तो इसको क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ये आपका पहला आंसर ही हो जाएगा। क्या? ए इज द करेक्ट आंसर, मुद्रा जमा अनुपात। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल की मुद्रा क्या है? मतलब करेंसी पूछ रहा है। बताइए इजराइल की करेंसी क्या है? तो इजराइल की करेंसी क्या है? शेकेल। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, शेकेल। ठीक है। कंट्री और करेंसी से क्वेश्चन आता है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 देखिए।
निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब इसमें कपास के रिलेटेड 2-3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें आपको पिक करना ही कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादक होता है। दूसरा कह रहा है भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। तीसरा कह रहा है कपास की खेती के लिए 50-100 सेमी वर्षा आदर्श रहती है। और चौथा क्या कह रहा है, इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होता है। बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मतलब जो ए कह रहा है ये गलत स्टेटमेंट है। भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह स्टेटमेंट ऐसा नहीं है। छोटे रेशे वाली का सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है हमारे देश में, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। चलिए कपास से मिलता जुलता कुछ मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ। कपास के लिए सबसे उपयुक्त तो जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। और भारत में कपास का कुल क्षेत्रफल 17% छोटे रेशे वाले का है और 44% मध्यम रेशे वाले का, यानी सबसे ज़्यादा मध्यम रेशे वाले का क्षेत्रफल है और 39% लंबे रेशे वाले का। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगा। इसमें क्या कह रहा था, सबसे छोटा का सबसे अधिक है, तो नहीं, तो मध्यम वाला का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कपास से रिलेटेड नहीं है। चलिए 61 में आते हैं। 61 क्या कह रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए बताइए कहाँ अच्छी है मुख्यालय स्थित है इसका। तो यह है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो कि ठीक है कोलकाता में स्थित है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। अनुसंधान और मुख्यालय से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से फंसने का चांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो लावनी जो है ये भी राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया सॉरी ये नहीं, लावनी महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लावनी। लावनी आपका यहाँ का है, महाराष्ट्र का है लावनी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये महाराष्ट्र का है। और बाकी गणगौर देख लीजिए आप, घूमर देख लीजिए, कालबेलिया देख लीजिए, ये सब कहाँ का है, ये सब आपका कहाँ का है, ये सब आपका राजस्थान का है। और ये लावनी था और राजस्थान का नहीं है, इसलिए लावनी सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। मतलब जो सांख्य प्रणाली का जो स्थापना है उसको किसे श्रेय दिया जाता है, बताइए। तो ये श्रेय आपको किसे दिया जाता है, बताइए। जो सांख्य प्रणाली का जो स्थापना हुआ था उसका श्रेय किसे दिया जाता है। व्यास है, कपिल है या गौतम है, बताइए किसे दिया जाता है। तो इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, तो सांख्य प्रणाली का श्रेय कपिल को दिया जाता है, आंसर बी। ठीक है। और जो सांख्य दर्शन है वो प्राचीनतम दार्शनिक संप्रदायों में से एक है। और सांख्य का 2 अर्थ होता है, पहला सांख्य और दूसरा सम्यक ज्ञान। और इसका तात्पर्य सम्यक ज्ञान के दर्शन से ही है। ठीक है। और न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, याद रखिएगा। और वैष्णिक दर्शन का प्रवर्तक महर्षि कनाद मुनि को माना जाता है। ठीक है। तो ये एनिशिएंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, प्राचीन भारत से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 65वां की ओर बढ़ते हैं। टोटल मैं आपको आज 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये 65 ये
मतलब रैंडम नहीं है, इसमें मिक्स क्वेश्चन सब चीज़ का है, मैथ वगैरह, इसलिए यहाँ पे 65 दिखा रहा है। मैं टोटल जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो 50 हो जाएगा मिला के पूरा, ठीक है। तो 65वां क्या कर रहा है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। कांग्रेस अधिवेशन से है, कांग्रेस अधिवेशन और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष क्वेश्चन आता है बराबर एग्जाम में, तो इस पर भी आप नज़र बनाए रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी थे, जिसमें जब स्वतंत्र भारत हुआ उसमें कांग्रेस राष्ट्रीय के अध्यक्ष थे, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे और दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और अंग्रेजी जो सदस्य अध्यक्ष रह चुके थे वो जॉर्ज यूले थे, ठीक है। वो इलाहाबाद के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उस समय उस दौरान वो रहे थे। और गांधी जी 1924 के दौरान कांग्रेस अधिवेशन में रहे थे बेलगांव, ये उन्होंने अध्यक्षता की थी। और जो फैजपुर जो था, फैजपुर गांव में जो आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है। मैं जो आपको आंसर के अलावा जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने जा रहा हूँ आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो चलिए 66वां आते हैं। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो ये भास्कराचार्य ने लिखा है। किसने लिखा है, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ने लिखा है, आंसर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब हिमालय ब्लैंक्स नदियों के मध्य स्थित है, बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा, सिंधु और सतलज के मध्य, सिंधु और सतलज। पंजाब जो हिमालय है वो सिंधु सतलज नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। और इसका जो फैला हुआ है, इसका जो फैलाव है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसको कश्मीर और हिमाचल का हिमालय भी कहा जाता है। और हिमाचल के इस भाग में आपको बहुत सारा दर्रा देखने को मिलेगा। दर्रा कह सकते हैं, श्रेणी कह सकते हैं, पर्वत श्रेणी, जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, पीरम पंजाल हो गया, धौलावार हो गया, जास्कर हो गया, ये सब कुछ प्रमुख श्रेणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, ये करेंट अफेयर्स है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया, बताइए। 19वां जो एशियाई खेल भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ उनमें से कौन सा पदक प्राप्त किया, स्वर्ण या रजत या कांस्य, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होना चाहिए आंसर, बताइए। तो ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया, क्या, गोल्डन अवार्ड, क्या प्राप्त किया, गोल्डन अवार्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विशेष से क्वेश्चन आ गया है। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है, बताइए। नदी से क्वेश्चन है, बिहार विशेष से। और ये सोन नदी का जो उद्गम है आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है, अमरकंटक से। और ये बिहार में एंट्री करती है रोहतास जिला से। कहाँ से, रोहतास जिला से, याद रखिएगा, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से ये बिहार में एंटर करती है। और इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक के पहाड़ी से होता है, जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। और ये जो सोन नदी है गंगा के एक सहायक नदी है, मतलब ट्रिब्यूटरी नदी भी है, ठीक है। और ये सोन नदी और गंगा की दाहिनी ओर से गंगा के पटना में निकट मिलती है। सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है पटना के निकट, ठीक है। चलिए अब आ जाइए रामसर साइट। रामसर साइट के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा इससे पहले, बताइए बिहार में कितने रामसर साइट हैं, बताइए। तो बिहार में सिर्फ एक रामसर साइट है, एक, डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, एक रामसर साइट है। और जो कि कहाँ है, बेगूसराय जिले में कांवड़ ताल झील है, उसी को पहला रामसर साइट बिहार में घोषित किया गया है। वो कहाँ है, बेगूसराय जिले के रामसर साइट, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और भारत में टोटल रामसर साइट की बात करें तो भारत में टोटल 75 रामसर साइट हैं। और सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। भारत में टोटल 75 रामसर साइट हैं और जो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में है, जिसकी राजधानी चेन्नई, मतलब साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया के तमिलनाडु में है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक्स द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। किसने जो फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी बना दिया गया था, किसके शासनकाल में, और किसने फतेहपुर सीकरी को मुगल डायनेस्टी का राजधानी बनाया था, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पता ही होगा आपको, अकबर। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनाया, पता ही है, तो इसका स्थापित किया वो अकबर ही करेगा, जाहिर सी बात है। तो अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, अब अकबर के काल को हिंदी स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था, ये गुजरात पर जब वो जीत गया था, अकबर अपना जीत प्राप्त किया था, तब ये फतेहपुर सीकरी उसी के उपलक्ष्य में स्थापना किया गया था, ठीक है। बुलंद दरवाजा यहीं पे है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पॉलिटी से लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना % अधिक नहीं हो सकता, बताइए। तो ये 15% अधिक नहीं हो सकता, कितना %? 15%, ठीक है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मंत्रिपरिषद में कितने तरह के मंत्री होते हैं? 3 तरह के। पहला कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। और जो मंत्रिपरिषद है वो एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो आर्टिकल में, इसका कौन सा आर्टिकल में वर्णन किया गया है आपको पता है कि नहीं? इसको 74 और 75 में इसका वर्णन किया गया है, इसका उल्लेख है। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से है। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर सेनापति का नाम क्या था? काफ़ी इजी क्वेश्चन, बताइए। सिकंदर की मृत्यु हो गया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था? मतलब सिंपल फॉर्म में इतना घुमा कर पूछा है, इसका पूछने का मतलब है सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेल्कस निकेटर, पता ही है। और सेल्कस निकेटर को मेगास्थनीज का राजदूत भी कहा जाता है। किसका राजदूत था? मेगास्थनीज का राजदूत था, ठीक है। चलिए, और एक और इससे मिलता जुलता फैक्ट बता देना चाह रहा हूँ। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और सेल्कस के बीच एक युद्ध हुआ था, उसका वर्णन एम्पिनायस ने किया है, याद रखिएगा। सेल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध का वर्णन एम्पिनायस ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15वां आ जाइए। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। भाग टोटल कितना है? टोटल भाग 22 ही, याद रखिएगा। टोटल भाग कितना है? टोटल भाग 22 है, याद रखिएगा। और टोटल अनुसूची कितना है? टोटल अनुसूची 12 है। और टोटल संविधान कितना है? टोटल संविधान 395 है। ये सब आप गिरोह बांध लीजिए, ये सब आपको याद होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका देख लीजिए। तो इसका मैंने 15वां जो भाग है वो निर्वाचन से संबंधित है। क्या निर्वाचन से? मतलब चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। इससे मिलता जुलता फैक्ट देख लीजिए। और ये जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसका अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। और ये भी एक संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। जिस तरह से मैंने पिछला बार आपको पिछला जो बताया संवैधानिक निकाय है, उस तरह से ये भी एक संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ ही रहा होगा। कोरोमंडल का मैदान भारत के कौन सा दिशा में स्थित है, अवस्थित है, स्थित है, बताइए। कोरोमंडल का मैदान भारत किस दिशा में स्थित है? तो ये आपका दक्षिण दिशा में स्थित है। आंसर ए इज राइट, करेक्ट आंसर। और इसका आंसर ए हो जाएगा, दक्षिण दिशा में स्थित है। और इससे बता देते हैं आपको, जो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। 4 तट इंपॉर्टेंट है, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और काकीनाडा तट और मालाबार तट। ये सब याद रखने वाला तट है। मालाबार तट है जो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक होता है, और जो गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक है उसको काकीनाडा तट कहते हैं, और जो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक है उसको गोलकुंडा तट कहते हैं। और अभी तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा बताए ही आपको, कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोकनृत्य दुम्हल है, बताइए। दुम्हल किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है?
बताइए। जो दुम्हल है वो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर भारत के नक्शा में कहाँ पे है? एकदम नॉर्थ में है। कहाँ पे? नॉर्थ में है। जो काफ़ी विवादित भी रहता है, और अब तो कुछ इसमें विवाद कमा है आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। तो चलिए, जम्मू कश्मीर जिसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है, वहीं का प्रसिद्ध नृत्य दुम्हल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? पंचवर्षीय योजना टोटल 12 है, याद रखिएगा। पहला पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? हेराल्ड डोवर मॉडल। और दूसरा पीसी महान बोलिस। तो वो यहाँ पे नहीं कह रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो ये हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा आपके अनुसार? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर इसी पंचवर्षीय योजना में इस केंद्रित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? पहला राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य, दूसरा है श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, तीसरा है राजकुमारी अमृत कौर शिक्षा, चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वित्त। मतलब एक कम्बिनेशन दिया है, कौन सा कॉम्बो यहाँ पे सही है वो कॉम्बो आपको बताना है। क्या राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य थे जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें वाणिज्य का मंत्रिमंडल राजेंद्र प्रसाद को मिला, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति मिला, या राजकुमार अमृत कौर को शिक्षा मिला, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वित्त मिला? इसमें से किसको एक इसमें से सही है? बताइए वो कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी कहने का मतलब कि श्याम प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति का मंत्रिमंडल मिला था। क्या मिला था? श्याम प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची की राष्ट्र सूची में शामिल किया गया? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राष्ट्र सूची में शामिल किया गया? बताइए कौन सा संविधान का? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बाजार और मेले। समझ रहे हैं ना? बाजार और मेले भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राष्ट्र सूची का विषय था। समझ गए? और जो राष्ट्र सूची का पहले जो विषय था 66 है, अब वर्तमान में इसका 59 विषय हो गया है, याद रखिएगा। और जो राष्ट्र सूची में विषय है उसमें राज्य ही सरकार बना सकती है, समवर्ती में दोनों बनाएगा, राज्य और केंद्र दोनों, और संघ में केवल केंद्र। तो राष्ट्र सूची में जो विषय आता है वो बता देता हूँ आपको, पुलिस वगैरह आ गया, जेल इसी में आ जाएगा, जितना भी सार्वजनिक व्यवस्था है वो भी इसी में आ जाएगा राष्ट्र सूची में। मतलब इसके अंतर्गत सरकार राज्य ही बनाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला क्या कह रहा है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बताइए, करेंट अफेयर से है। चलिए अब हम लोग लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो यह खिताब अपना देश, खुद भारत नहीं जीता है। ठीक है, 2023 का खिताब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी करेंट अफेयर्स ही है। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। 2023 में जो 21 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया तो किसे देकर सम्मानित किया गया? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा चंद्रयान की रॉकेट लॉन्च किया गया। बताइए रॉकेट का नाम बताइए, रॉकेट का नाम क्या है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, LV-M3M4। चंद्रयान से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो हाल फिलहाल में जो घटना है इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चंद्रयान से रिलेटेड आप
याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था, मतलब सेंट्रल थीम क्या था उसका, मतलब आइडियल थीम कहने का मतलब क्या था। तो आइडियल थीम आपका क्या था बताइए। तो यूनाइटेड बाय इमोशन था, बी, यही इसका आदर्श वाक्य था। और ये टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किया। कितना पदक? 7 पदक। तो चलिए जीके जीएस का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग उसके बाद समाप्त करेंगे। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर आपका 19 नवंबर हो जाएगा। कितना? 19 नवंबर। यहाँ पे हट गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। 19 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय उद्यमिता दिवस। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन अपने कहने के मुताबिक मैंने आपको पूरा कर दिया। और ये सब क्वेश्चन जो मैंने कराया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मिलता, और जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट कराया है उसको भी एक बार देख लीजिएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। टोटल मैंने 50 प्रश्नों का मैंने आपको टोटल जिक्र कर दिया गया है, और 50 प्रश्नों के साथ साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराया है। तो मिला जुला के मैंने आपको 100 या 150 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दिया है। तो होप आप लोग को इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में टाइम लगता ही है। आपके लिए मैं इतना टाइम निकालता हूँ, तो कुछ अपना दायित्व समझ के ही सब्सक्राइब वगैरह, शेयर वगैरह, लाइक वगैरह आप कर सकते हैं या कर दीजिएगा। चलिए इस तरह से मैं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।